हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप बिहार के मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम लाइव। हम बात करेंगे अब उस जंगल राज की जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में सारी चुनावी सरगर्मी उसी के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। तो सवाल ये कि आखिर ये जंगल राज था क्या। हम आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी गवाही दिखाने जा रहे हैं इस जंगल राज की जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता को मंच पर गोली मार दी गई थी। जंगल राज का मतलब क्या होता है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। यह वीडियो साल 2005 के अक्टूबर का है। बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद सासाराम के नोखा में प्रचार करने गए थे। गरीब राज्य पर 1000 करोड़ के खर्चा के दोबारा चुनाव होता, ये बिहार के अपमान फेंकता। मंच पर चढ़कर उन्हें गोली मार दी गई थी। हमलावर पकड़ा गया था, जिसे लोगों ने पकड़कर खूब पीटा था। तब बिहार में चुनाव हो रहा था। रविशंकर प्रसाद और प्रमोद महाजन बीजेपी के लिए वोट मांगने निकले थे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में यह थी कि गोली मारने के लिए गुंडा मंच पर पहुंच गया था। जंगल राज के युवराज से कल जब मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया, तब आज रविशंकर प्रसाद ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया है। ट्विटर पर रविशंकर ने लिखा है कि जंगल राज का आलम यह था कि नोखा में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और मैं चुनाव प्रचार करने गए थे और जनसभा में मेरे ऊपर गोली चलाई गई। ना पुलिस से कोई आया, ना अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर मिला। सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा उस समय। रविशंकर प्रसाद ने जो ट्वीट आज किया है उसकी पुष्टि करता है एबीपी न्यूज के पास मौजूद उस वक्त का वीडियो। एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी में तब का ये वीडियो मौजूद है। तब स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने गोलीकांड को लेकर क्या कुछ कहा था, वो आज बिहार के साथ ही देश को देखना चाहिए। मंच के पीछे रवि जी थे, उनको बाएं हाथ में गोली लगी थी। कार्यकर्ताओं ने जो अपने पास रुमाल रहते हैं या जो हम अंगवस्त्रम कहते हैं गले में डालते हैं, बांधना शुरू किया, लेकिन खून बहुत बहने लगा। तो रवि ने मुझे कहा कि प्रमोद जी मुझे आप पटना तुरंत ले जाइए। लेकिन वो खून इतना तेजी से बह रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि पटना ले जाने में 1 घंटा लगेगा और मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो मुझे वो थोड़ा सा, तो मैंने पूछा, पहले तो हम पटना के लिए बैठ गए, फिर मुझे लगा कि पटना शायद बहुत दूर हो जाएगा। मैंने रामेश्वर को पूछा कि इस गांव में अस्पताल है क्या, कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा यहाँ तो अच्छा नहीं है, लेकिन 10 मिनट के रास्ते पे सासाराम है। तो हम तुरंत बैठे, हम सासाराम पहुंच गए। रविशंकर प्रसाद आज भी लालू राबड़ी के उस राज को याद करके सिहर उठते हैं। आजकल मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हमारे पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 में मुझे गोली लगी थी नोखा में। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे, तो पटना में मैं उतरा था, तो खून से लथपथ मेरी हेलीकॉप्टर की वो फोटो 2 ऑपरेशन पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमला हुआ था नोखा में। प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री, पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री, एमपी, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री। 2 महीने तक पुलिस ने हम लोग का स्टेटमेंट तक नहीं लिया। संजय बाबू आपको याद होगा। और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई देवेंद्र जी, तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया कि साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने भेजा है। यह हाल था भारत सरकार के पूर्व मंत्रियों का जो एमपी थे। इसी जंगल राज को बीजेपी और जेडीयू ने बिहार चुनाव में मुद्दा बनाया है। ये वो वक्त था जब बिहार में नरसंहार का दौर चरम पर था।
बीजेपी अपने प्रचार में इसी का जिक्र कर रही है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए, ग से गोली। और यहां पे भी एक शादी हुई थी जंगल राज की। उस शादी में शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई थी, क्योंकि वो एक परिवार वंशवाद की उपज के बेटी की शादी थी। क्या बिहारी अस्मिता इस बात को सही समझता है? इसका केवल एक उत्तर है कि नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि लालू राबड़ी के राज में बिहार बर्बाद हो रहा था। आज भले ही तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं के माता पिता के राज में बिहार के लोगों ने डर कर पलायन किया था। काफी लोग लालू राबड़ी राज के 15 साल याद करने लगे हैं, खास तौर से अपराधियों की जो बहुत चलती थी उस समय, जो लोगों को पकड़ के ले जाके बंधक बना के उनसे पैसा वसूलने का खेल चल रहा था, या फिर शहरी संपत्ति कब्जा करने का, गाड़ी कब्जा करने का, ये सब खेल चल रहा था। इसकी याद काफी सारे लोगों को आने लगी है, खासतौर से जो सीनियर है। बाकी मुद्दा अपनी जगह, लेकिन बिहार ने 1990 से 2005 तक का जो राज देखा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोई लाख दावे कर, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और सच्चाई यही है कि तेजस्वी के माता पिता का कार्यकाल जंगल राज था। और अब बात करेंगे बिहार की हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर की, जहां से तेजस्वी यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी को मात देने वाले सतीश कुमार उनके सामने हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं। तो राघोपुर की राह तेजस्वी के लिए आसान है या फिर मुश्किल? आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से प्रतिमा मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से लालू यादव गायब जरूर रहे हैं, लेकिन आज भी राघोपुर के दिल में लालू ही बसते हैं। राघोपुर की सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि राघोपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। सबसे हाई प्रोफाइल किस लिए? क्योंकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 2015 में वो इसी सीट से चुनाव जीते थे और इसे आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन यहां इसी सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस बार सतीश कुमार, वो 2010 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े थे और राबड़ी देवी को उन्हीं के गढ़ में हरा चुके हैं। 2010 को छोड़कर 1995 से इस सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। खुद तेजस्वी भी 2015 में यहां से जीत चुके हैं। बीजेपी ने इस बार तेजस्वी के खिलाफ तेज तर्रार नेता सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने 2010 में जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को इसी सीट पर हराया था। लेकिन 2015 में तेजस्वी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में तेजस्वी को यहां अपनी सीट बचानी होगी, तो वहीं सतीश कुमार के सामने 2010 के जीत को दोहराने की चुनौती होगी। कहा जाता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से तो आरजेडी का गढ़ रही, लेकिन 2010 में आपने मां को हराया। इस बार क्या बेटे को हरा पाएंगे? एकदम बिहार राघोपुर की जनता हराएगी, क्योंकि 5 साल पहले 2015 में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, कई तरह के वादा किए थे कि राघोपुर में घर बनाऊंगा, राघोपुर के नौजवानों से मिलूंगा, बुजुर्गों का आदर सम्मान करूंगा, 6 पाया का पुल जटली घाट में बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। आज जब बाढ़ की स्थिति थी राघोपुर में, कटाव की स्थिति थी, वो विदेश चले गए थे। एलजेपी उम्मीदवार राकेश रोशन भी अपने प्रचार में जुटे हैं। जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राकेश रोशन ने चुनाव प्रचार में इमोशनल एंगल डाल दिया। राकेश रोशन दिवंगत एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान का अस्थि कलश लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप लोग
लोगों को लगातार इस तरीके से निशाने पे लिया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ वोट काटेंगे, इस चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे? हम लोग चुनाव में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी जमीन खिसक गई है। वास्तविकता में लड़ाई सारे जगह पे लोजपा कैंडिडेट से ही है, क्योंकि हम लोगों का एक वोट बैंक है अपना, और प्लस हमारे नेता चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उससे बिहार का बच्चा बच्चा आज प्रभावित है। बात अगर राघोपुर के जातीय समीकरण की करें तो राघोपुर में 3,37,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटरों की संख्या 30% है। भूमिहार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। एलजेपी के उम्मीदवार राकेश रोशन की दावेदारी से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मामला त्रिकोणीय है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार खुद को जमीनी नेता बताकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बड़े बाप के बेटा है तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा है चिराग पासवान जी, दोनों में ये तालमेल है कि हम दिल्ली में रहे तुम बिहार, हम दिल्ली में रहे तुम बिहार में रहो। कुल मिलाकर कहें तो राघोपुर में जीत के लिए लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। राघोपुर सीट पर 3 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा, लेकिन राघोपुर में जनता के दिल पर किसका राज है, इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। अगर राघोपुर की बात करें तो यहाँ पर 2015 में तेजस्वी जीते, डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन उसके बाद चूंकि महागठबंधन में टूट हो गई तो यहाँ की तस्वीर बदल गई। सियासी समीकरण तो तेजस्वी यादव के फेवर में है, लेकिन यहाँ से ताल ठोक रहे सतीश कुमार जो है वो पूरे दमखम से चुनाव मैदान में है, पूरा प्रचार कर रहे हैं जोर शोर के साथ, और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार पहले भी वो यहाँ पर आरजेडी की गढ़ में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, तो इस बार बेटे को भी हराएंगे। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। और अब बात करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां जाले से जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब अपनी बात मंच से रख रहे थे, अचानक से उनका मंच टूट गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। मंच से मशहूर उस्मानी लोकतंत्र में जनता की ताकत का हवाला देकर किसी नेता को उठाने और गिराने का जिक्र कर ही रहे थे कि तब मंच भरभरा कर गिर पड़ा। हार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। मशहूर उस्मानी दरभंगा की जाले सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके मंच पर समर्थकों की भीड़ ज्यादा थी। ऐसे में भाषण के बीच मंच टूट गया। कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। 3 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच से गिरने वाले उम्मीदवार मशहूर उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। एएमयू में जिन्ना विवाद के दौरान उन्होंने जिन्ना की तस्वीर लगाने का समर्थन किया था। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने इस पर सवाल भी उठाए थे। और चुनावी सरगर्मी के बीच नेताजी मंच से कैसे गिरे धड़ाम, उसकी अब हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक दरभंगा की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है चंपारण की। दरभंगा में कांग्रेस के प्रत्याशी मशहूर उस्मानी मंच से गिरे, वहीं पश्चिमी चंपारण में भी प्रचार के दौरान मंच टूट गया। यहां महागठबंधन के प्रत्याशी बघही देवराज की सभा में मंच पर कई नेता पहुंच गए थे और इसकी वजह से भाषण के बीच में ही मंच धराशायी हो गया। तो इलेक्शन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज मुजफ्फरपुर से फिलहाल इतना ही। कल दरभंगा के लोगों से मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे वार पलटवार लाइव देखिएगा दरभंगा से, और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखते रहिए एबीपी न्यूज।